नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो जो सितंबर में 67,000 के पार पहुंच गए थे एक्टिव केसेस यूपी में, वो घटकर अब 22-23 हजार के आसपास है, यानी कि करीब आधे के आसपास, आधे से भी बेहद कम, 1/3 के आसपास। ये यूपी की तस्वीर है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा आ रहा है, उछाल आ रहा है। यूपी में हालांकि उस तरीके से अभी तक नहीं, मगर यूपी से सटे दिल्ली, एनसीआर में और इसीलिए कई जिलों में अब चिंता की लकीरें, और लकीरें पूरी यूपी के लिए भी। तो एक तरफ जहां यूपी ने अब तक काबू करके रखा कोरोना को, सीएम योगी, यूपी सरकार के कदमों ने कोरोना को पूरी तरह से काबू में रखा यूपी में, बाकी देश के मुकाबले, बाकी दुनिया के मुकाबले। लेकिन क्या अब फिर से जो एक लहर आई है उससे मुकाबला हम कर पाएंगे? किस तरीके से? आइए आज महाबहस में मैं समझूंगा तमाम विशेषज्ञों से इसी सवाल पर। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना से देश परेशान, यूपी सावधान। 5 जनपदों को छोड़कर बाकी सब जगह पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट भी कम हो गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी सीमित है अभी। कोरोना पर लगाम, वैक्सीन का इंतजाम। वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। महामारी के खिलाफ जंग अभी जारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार, खासकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, पूरी तरह इस महामारी से लड़ पाने में अक्षम साबित हो रही है। अभी भी सरकार सचेत नहीं रही है, कह रही सब कुछ ठीक रहेगा। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब हम लोग उत्तर प्रदेश में किसी को ना खोएं। योगी मॉडल हिट, कोरोना कितना चित? आज महाबहस इसी पर। जी हाँ, तो कोरोना से हम अभी कितना अब और डरें, कितना सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए मैं डरने की बात कर रहा हूं। डरने का मतलब ये कहते नहीं कि वाकई डर जाएं, लेकिन चौकस रहने की कितनी जरूरत है। क्या फिर से जो कोरोना ने दस्तक दिया है, यूपी को दस्तक दे रहा है, दिल्ली में कोरोना की भारी लहर देखने को मिल रही है फिर से एक बार, तो क्या यूपी को कितने सावधान होने की जरूरत है? सरकार क्या क्या कर रही है हमें बचाने के लिए, जो अब तक करती रही है? और आगे अगर वैक्सीन आया तो कैसे यूपी के हर एक जनता को यह वैक्सीन सरकार पहुंचाएगी, देगी? डॉक्टर समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। डॉक्टर डीपी मिश्र, पूर्व सीएमओ, मेरे साथ हैं। डॉक्टर नीरज निश्चल, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, एम्स से। सुभाष शर्मा साहब, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। डॉक्टर डीपी मिश्रा जी, आप सीएमओ रहे हैं, आप यूपी को बड़े अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे ही सबसे पहले समझना चाहता हूं, क्या फिर से एक बार जो तस्वीर और लहर की बात हो रही है, वेव की बात हो रही है, तो हमें कितना डरने की फिर से एक बार जरूरत है? देखिए, हर जगह पूरे विश्व में जहां एक बार कोरोना की महामारी आई थी और काफ़ी सबसाइड हो गई थी, कम हो गए थे केसेस, उसके बाद भी वहां दूसरी लहर आई है। तो ये जो कोरोना की पैंडेमिक है, इसका ये स्वाभाविक रूप है कि कम हो जाता है, उसके बाद दोबारा ही आता है। दोबारा जो ये कोरोना की महामारी आती है तो ये काफ़ी गंभीर किस्म की बीमारी को लेकर आती है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। काफ़ी हद तक जिस तरह प्रवासी मजदूर वगैरह उत्तर प्रदेश में आए, यहाँ की सरकार और प्रशासन के कार्य से काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन इससे में हमें आत्ममुग्ध होने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि पुनः इसके उभरने की संभावना है। जैसे हमारे कई त्यौहार गए, दिवाली गई, छठ पूजा गई, नाना रकम के बंगाली दुर्गा पूजा गया, तो इसमें जो भीड़ इकट्ठा हुई और फिर मॉल खुले। राइट सर, आपने बड़ी अहम दो बातें कही हैं
कि हमने कंट्रोल अब तक किया यूपी में बहुत ही काबिल तारीफ तरीके से, मगर अब फिर त्योहारों के सीजन ने और बदलते मौसम ने क्या इसे बढ़ा दिया है? डॉक्टर नीरज निश्चल साहब, मां के मेहमानों से पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, एसोसिएट प्रोफेसर आप एम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या हमें फिर से उतने ही चौकस हो जाने की जरूरत है सर, जैसे हम पीछे रहे, जैसे हम यूपी में कोरोना को बहुत हद तक मात देने में कामयाब रहे, लेकिन फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है? देखिए, फिर से चौकस होने का कोई जो आप बात कर रहे हैं, बेसिकली हमें हमेशा चौकस रहना पड़ेगा जब तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आ जाता, या ये वायरस इतना वीक हो जाए कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना बंद हो जाए। तो जब तक ये सब चीजें नहीं आती, हमें चौकस कम होने का कोई मतलब नहीं है। और हम जब तक सावधान नहीं रहेंगे, तब तक ये बीमारी हमें परेशान करती रहेगी, लोगों को इन्फेक्ट करती रहेगी और जाने जाती रहेंगी। तो क्या अभी जो सूरत उभर रही है दिल्ली में, खासतौर से जो हम देख रहे हैं, और यूपी के भी 4-5 जिलों में अब तक ये दस्तक दे चुका है, जो लहर की बात हो रही है, कितना डरने की जरूरत है, ये भी हमें समझा दीजिए आप भी। तो जैसा आपने पहले कहा स्टार्टिंग में कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन इस बीमारी को कभी भी कमजोर या ये बहुत ही मामूली बीमारी समझने की गलती नहीं कीजिए। जो पिछले 6-7 महीने में हमने इस बीमारी के बारे में जो भी पता किया, उसमें सिर्फ एक ही चीज सामने क्लियर आया है कि ये बीमारी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। किसमें ये जानलेवा साबित हो जाए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई यंग पेशेंट हो, कोमॉर्बिडिटी के साथ हो, बिना कोमॉर्बिडिटी के साथ हो, ये किसी के लिए भी जानलेवा सिद्ध हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप में कोई भी सिम्टम है तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, और जहां भी नियरेस्ट टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां पे टेस्ट कराकर, जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाए किसी और से आप नहीं मिलिए। मार्केट में जाने की जो टेंडेंसी है, बाकी लोगों से मिलने की टेंडेंसी है, इन सबको बचने की जरूरत है, अदरवाइज ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती। जी, ये बात आप बड़ी अहम आपने कही है, जो सबसे अहम बात आपने कही है अब तक पड़ताल में आया है सामने, कि किसमें क्या किस तरीके से ये बीमारी असर डाले इसका पता नहीं है, इसलिए सबको चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन सुभाष शर्मा साहब, उत्तर प्रदेश तो न सिर्फ चौकस है बल्कि इस बीमारी को काफी हद तक मात देता रहा है, तो हमें इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि फिर से सरकार एक बार सजग हो गई है और फिर से एक बार इसको हम मात देंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करके, लेकिन अब तो स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों की काफ़ी भीड़ होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को 6 फीट की दूरी पर बैठाएं, यानी भौतिक दूरी मेंटेन की जाए, और सब बच्चे और शिक्षक मास्क लगा करके आएँ, और हर विद्यालय में सैनिटाइजर की सुविधा हो, जिससे बच्चे पहले अपना हाथ साफ कर लें तब अंदर घुसें। और थोड़ी थोड़ी दूर समय के बाद बच्चे अपना बाहर भी निकलते जाएं, जिससे कि उनको ऑक्सीजन मिलता जाए, कमरे के अंदर ही लगातार 4-6 घंटे नहीं बैठें, तो इससे सहूलियत होगी। और अभी जो त्योहारों के मौसम में हम लोगों ने बहुत भीड़ की चौक चौराहों में, बाज़ारों में, हाटों में, उसकी वजह से ये दूसरी लहर बढ़ गई है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी फिर से वही नियंत्रण करें, वही सावधानी बरतें, वही सतर्कता बरतें जो पहले हम कर रहे थे। जी, एक भी ढिलाई हम लोगों को बहुत ही कीमती पड़ सकती, बहुत महंगी पड़ सकती है। और जब तक हमारा वैक्सीन नहीं आ जाता, और जिसकी संभावना जनवरी 2021 के पहले नहीं दिख रही है, जी सर, तब तक हम सभी को सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यूपी में हमने बहुत अच्छा काम किया, आपको लगता है? पूर्व IAS अधिकारी हमें बता रहे हैं सुभाष शर्मा साहब, लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के अध्यक्ष को, अजय कुमार लल्लू जी को, वो कह रहे थे सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। इतनी नाउम्मीद क्यों नजर आ रहे हैं भाई? WHO ने कह दिया कि बड़ा अच्छा काम हुआ यूपी में, प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम सुन रहे थे, आंकड़े भी बता रहे हैं, हमें सारे एक्सपर्ट्स भी यही बात कह रहे हैं, आप लोगों को क्यों नजर नहीं आता ये? देखिए अजय जी, प्रयास निश्चित रूप पे सरकार द्वारा किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर टेस्टिंग और ज़्यादा होगी तो आंकड़े और ज़्यादा होंगे। और अभी क्योंकि मौसम बदलने वाला है,
और क्योंकि कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, खास तौर पे ये सांस लेने में जब दिक्कत होती है, लंग्स पे पहले अफेक्ट करती है। और अब सर्दियां आ रही हैं, आमतौर पे हम हिंदुस्तानियों में आप देखेंगे कि हर दूसरे इंसान को जब सर्दियां आती हैं तो जुकाम शुरू होता है और आपके चेस्ट में कहीं ना कहीं बलगम जो है वो अक्सर ज़्यादा जमा होने लगता है लोगों के अंदर। तो इस कारण से मैं समझता हूं कि आने वाला जो समय है उसमें कोरोना जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा लोगों को, वो बिकॉज ऑफ चेंज इन वेदर। तो जब आपके चेस्ट में कंजेशन होगा तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो वायरस है वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो हमें अब और ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा तैयार। तो आपको क्या लगता है सरकार और सतर्क और तैयार नजर आ रही है आपको? और जो यूपी की देखिए अजय जी, अभी अगर आप देखें, अगर आप निकल जाएं बाजार में तो जैसे पुलिस जितना स्ट्रिक्ट आपको दिल्ली में दिख रही है मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, यूपी में आप देखेंगे तो लोगों को इतना कैजुअल एटीट्यूड है कि लगेगा कि कोरोना नाम की चीज़ यूपी में है ही नहीं। तो लोग इतना फ्रीली जो है सब घूमते हैं, एक जगह पे भीड़ लगा खड़े हो जाएंगे कहीं भी, या कई लोग अफेक्टेड भी हैं, उनको पता नहीं है, जब तक उनको रियलाइज होता है तब तक वो काफ़ी लोगों से मिल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस और जो सरकार की तरफ से अभी दबाव होना चाहिए लोगों के ऊपर या अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और ज़्यादा, जैसे रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, वो थोड़ा और ज़्यादा करने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, अग्री मेजर साहब। आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं डॉक्टर समीर सिंह, यही बात डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ढिलाई अभी मंजूर नहीं कर सकते। पिछले दिनों हमने थोड़ी ढिलाई दी, शायद हमें उतनी ढिलाई नहीं देनी चाहिए थी क्या इन त्योहारों के मौसम में और अब आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए अजय जी, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व मिला है। आप उस मार्च के महीने को देखिए जब कोरोना पूरी दुनिया में आया था, भारत के अंदर भी आया था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था और एक ऐसी परिस्थिति थी जब कई राज्यों से हमारे प्रवासी मजदूर भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे थे, दिल्ली से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। उन परिस्थितियों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजना बनाई, जो उनकी सोच थी, जो उनकी मेहनत थी, उसने रंग लाई और आज देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर आदरणीय योगी जी का मॉडल चल रहा है। जिस प्रकार मार्च में हमारे पास स्वास्थ्य व्यवस्था थी, हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, हमारे पास हॉस्पिटल उतने नहीं थे, लेकिन आदरणीय योगी जी ने उस विपरीत परिस्थिति में रोजाना अपनी टीम के साथ मीटिंग करके 674 हॉस्पिटल्स तैयार करना, बड़े पैमाने पर बेड तैयार करना, लेवल 2 के हॉस्पिटल हर जिलों के अंदर तैयार करना, मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग क्षमता बढ़ाना और ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी पेशेंटों को। ऑक्सीजन आज हमारे पास इतना सरप्लस है, आदरणीय योगी जी ने योजना बनाई कि हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी ने कोरोना की इस महामारी में जिस प्रकार से योजना बना के काम किया, आज वो पूरी दुनिया के अंदर, चाहे WHO हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सबने सराहा है और बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लल्लू जी तो कह रहे थे कि आप पूरी तरह से फेल साबित हुए। अभी मैं सुन रहा था अजय कुमार लल्लू को, आदरणीय योगी जी ने मिला, दूसरी लहर भी हम उसी प्रकार से कंट्रोल करेंगे। देखिए, लल्लू जी कांग्रेस को आरोप लगाना है, आरोप लगाती है, लगाती रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है, जहां मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को कंट्रोल किया, वहीं लोगों को रोजगार दिया, वहीं लोगों को नौकरियां दी, वहीं लोगों के घरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया, लोगों को किसी भी असुविधा से दूर किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता महफूज है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस करती है कि आदरणीय योगी जी जैसा नेतृत्व हमें महफूज करके आगे ले जा रहा है, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी का नेतृत्व हम सबको महफूज रखेगा और इस उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे डॉक्टर्स, हमारे कर्मचारी निश्चित रूप से दिन रात बिल्कुल। डॉक्टर DP मिश्रा साहब, ये आने वाले दिनों में ना, अब तो पीछे त्योहार का सीजन गया है, तो आने वाले दिनों में अब लगन का सीजन आ रहा है। शुभ दिन आने वाले हैं, देवोत्थान एकादशी 25 को है, उसके बाद से सारे शुभ काम होने लगेंगे, शादियां होंगी, पता नहीं बहुत तरह के शुभ काम शुरू हो जाएंगे।
तो क्या हमें उन सब पर नजर रखनी पड़ेगी, अभी कंट्रोल में रखना पड़ेगा भीड़ भाड़ को फिर से एक बार? बिल्कुल नज़र में रखना पड़ेगा, क्योंकि शादियों का मौसम आ रहा, भीड़ भाड़ इकट्ठा होगी, उसके साथ साथ ठंडक का मौसम आ रहा। जैसे पहले एम्स के डॉक्टर साहब ने बताया कि रिस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, तो इसमें निमोनिया का खतरा रहता है। इसलिए अगर लंग्स अफेक्टेड हो गया, निमोनिया हो गया, तो उस समय बीमारी खतरनाक रूप से ले सकती है। तो अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन किया, मास्क ना लगाए, एक दूसरे से मिलते रहे, भीड़ भाड़ इकट्ठा किए, तो निश्चित रूप से बीमारी फैल जाएगी। केवल सरकार के ऊपर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। ये समाज का, हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए हुए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मास्क और 2 गज की दूरी है जरूरी। इसको हर व्यक्ति को पालन करना होगा। यह हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है साफ तौर पर, और ये लोगों ने दिखाया है। यूपी के लोगों ने, डॉक्टर साहब आपने खुद देखा होगा, यूपी के लोगों ने इस चीज को साबित किया है कि उन्होंने इन एक बातों को फॉलो करके जो सरकार कहती रही, वो लोगों ने फॉलो किया और हम लोगों ने मिल करके मात दिया है बहुत हद तक। ये हमने दिखाया है, आगे भी हमें फिर से एक बार और ज्यादा करना है। डॉक्टर नीरज निश्चल साहब, कुछ आंकड़े बड़े ही यूपी को लेकर के उत्साहित करने वाले मेरे सामने हैं, जैसे कि 93% ट्रेसिंग से कोरोना पर लगाम लगाया गया यूपी में। टीम 11 ने जो काम किया, पूरी दुनिया में जो तारीफ हुई है योगी सरकार की, WHO ने तारीफ की है इसमें। और अब आगे वैक्सीन जैसे ही आने वाला है, वैक्सीन आखिरी चरण में आप लोग बता रहे हैं कि टेस्टिंग में है, जैसे ही आएगा तो कैसे यूपी के हर लोगों तक पहुंचाया जाए, तो 4 स्तर पे उसकी तैयारी हो रही है, उसके रखरखाव की, कोल्ड स्टोरेज की, रीजनल लेवल पे, मंडल स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और उसको लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में जुट चुकी है सरकार। वो सारे काम होने लगे हैं, फंड रिलीज हो गए हैं, काम भी शुरू हो गए। व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं कि वाकई पिछला रिकॉर्ड यूपी में लड़ने का आगे भी हमें उम्मीद देता है वैक्सीन आने के साथ? देखिए, वैक्सीन लॉन्च हो रहा है, ये अच्छी बात है, और उसकी तैयारी, डिस्ट्रीब्यूशन की जो बारे में जो बात कर रहे हैं, इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, यूपी एक बड़ा स्टेट है, काफी पॉपुलेटेड है, तो इस पॉपुलेशन के पास कैसे, कितनी जल्दी हम वैक्सीन पहुंचा पाए, उसके लिए पहले से तैयारी करने की बहुत जरूरत है जी। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि जो ये वैक्सीन जब भी लॉन्च हो, 1 महीने में लॉन्च हो या 3 महीने के बाद लॉन्च हो, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि लॉन्च होते ही ये बीमारी गायब हो जाएगी। क्योंकि जो भी वैक्सीन आ रहे हैं उनके मिनिमम 2 डोजेस की बात है, कम से कम 2 डोज लगेंगे, जो 1 महीने के गैप पे लगना है। तो ये जो हम सोशल वैक्सीनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो ये प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, जो आइडियली फिजिकल डिस्टेंसिंग टर्म यूज होना चाहिए, हैंड हाइजीन की बात करते हैं, कफ एटिक्वेट की बात करते हैं, या फिर जो मास्क पहनने की बात कर रहे हैं, अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें, ये इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए वैक्सीन आने के बाद भी। ये दोनों, सोशल वैक्सीनेशन और एक्चुअल वैक्सीनेशन, ये हैंड इन हैंड जाएंगे तो ही हम जान बचाने में सक्सेसफुल रहेंगे। ओवरनाइट सबको वैक्सीन नहीं मिल सकता है, आप कितनी भी तैयारी कीजिए, उसका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन जब भी आए आप बिल्कुल तैयारी करके रखिए ताकि सबको तुरंत मिले, लेकिन ये सोशल वैक्सीनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, हम कोई ढिलाई नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तब तक कोई ढिलाई नहीं जब तक कि आपको वैक्सीन नहीं मिल जाए, डॉक्टर ना बता दे कि अब आप इम्यून हो गए, तब तक तो कोई ढिलाई नहीं कोई बरत सकते हम लोग, हमें ये ध्यान रखना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये $1,00,000 का सवाल सबके मन में है, थोड़ा इस पर आप लोग बताइए हमें। हर कोई आज यही पूछ रहा है कि वैक्सीन कब आने वाला है, कब वो ये वाकई सच्चाई में तब्दील हो जाने वाला है। देखिए, जो जितने भी जो कैंडिडेट वैक्सीन है, चाहे वो फाइजर का वैक्सीन हो, मॉडर्ना की वैक्सीन हो, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हो, इवन जो रशियन वैक्सीन स्पुतनिक है, जो इंडियन वैक्सीन को वैक्सीन है भारत बायोटेक का, तो ये सारे एडवांस स्टेज पे है। सभी ने अपने फेज 3 ट्रायल में अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं एंड होपफुली ये जल्दी ही एक्सेलरेटेड क्लियरेंस इनको देकर जो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल किया जाएगा। तो अगेन, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो अब इसमें इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी
और जब ये रियल लाइफ फील्ड में जाता है तो उसकी एफिकेसी क्या सिमिलर रहती है, क्या रहता है, क्या साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता है, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स वैक्सीन जल्दी आएगी, लेकिन ये क्या इस बीमारी को पूरी तरह से तुरंत खत्म करने में सक्षम है, ये तो समय ही बताएगा। मुझे लगता है कि इस पर एक सवाल और मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए कि ये यूपी में जो अभी तक मेरे पास आंकड़े हैं सरकार की तरफ से जो मिले हैं कि 22 जिलों में फिलहाल कोल्ड चेन पर काम शुरू हुए हैं, इन जगहों पर नहीं थे, बाकी जगहों पर हैं। वैक्सीन के लिए 1600 उपकरण का ऑर्डर कर दिया गया है। 5.5 लाख लोगों का डेटाबेस तैयार हुआ है। ये कि सरकार ने यह तय किया कि पहले हम हेल्थ वर्कर्स को देंगे, कोरोना वॉरियर्स को देंगे फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में हम देंगे 50 प्लस के लोगों को, 50 प्लस के लोगों को, थर्ड फेज में बिलो 50 को, और उसके बाद ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि ये स्ट्रैटेजी काम आएगी? 4 करोड़ पहली खेप में वैक्सीन लेने के लिए सरकार ने कोशिश कर दी है। तो बेसिकली ये ट्राइज करने की जरूरत है कि जो जिनमें हायर रिस्क पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन पहले प्रोवाइड करना है। जो ये डिफरेंट जो 4-5 वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं उनका जो कोल्ड चेन का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। जैसे फाइजर और मॉडर्ना वाले हैं उन्हें ऑलमोस्ट -80 टाइप के रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो कोवैक्सीन और स्पुतनिक है ये रिलेटिवली कम कोल्ड चेन की जरूरत है। एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के थ्रू भी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो किस तरह का वैक्सीन हम प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, उसके ऊपर ये कोल्ड चेन डिपेंड करेगा। एंड डेफिनेटली एक ट्राइजिंग करनी पड़ेगी कि किनको पहले देने से जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको पहले दें, ये सब डिसाइड करके तब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर मेजर साहब, मेजर आशीष चतुर्वेदी, तो आपको लग रहा है कि ये जो जिस स्ट्रैटेजी से आगे की तरफ सरकार बढ़ रही है यूपी की, ये आने वाले दिनों में भी जब जैसे हालात बनेंगे उनसे निपटने, उनसे लड़ने और उनको इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है? देखिए, तैयारी तो बिल्कुल निश्चित रूप से ज़रूरी है। जितना मैंने अभी सुना कि 2 वैक्सीन्स जो है अलग अलग टाइप में हैं, उनका जो स्टोरेज है उस तरीके का स्टोरेज सब जगह अवेलेबल हो, और किस तरीके से हम सब लोगों तक पहुंचाएंगे। सही बात है, इतनी बड़ी आबादी है, पहुंचाने में वक्त लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तैयारी है आगे की उसको तो रखा ही जाए, साथ ही सरकार थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाए, ख़ास तौर पे जैसे मास्क का इस्तेमाल है या बाकी जो सोशल नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस पर स्ट्रिक्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम क्योर करने के बजाय पहले प्रिवेंशन पे ध्यान दें। क्योर तो जब क्योर आएगा हम तभी कर पाएंगे, लेकिन प्रिवेंशन हम आज कर सकते हैं। उस पर हम कोशिश करें कि हम प्रिवेंशन को कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं, उस पर वर्किंग होनी चाहिए। ज़्यादा अवेयरनेस हो, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और बढ़ाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इंडिविजुअल्स को कुछ ऐसे टिप्स या जो कुछ मेडिसिन आए जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। अगर हम अभी एकदम से क्योर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम उस बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो उस बारे में अवेयरनेस और ज़्यादा लोगों को, घरेलू उपचार हो या मेडिसिन हो या मल्टीविटामिन्स हो, तो कौन सी लेनी है, कितनी लेनी है, इस तरीके की अवेयरनेस अगर हम और क्रिएट करें तो मैं समझता हूं इसके आंकड़ों को हम सवाल उठा रहे हैं, पूछ लूंगा। अभी 2 डॉक्टर हमारे पास हैं, बेहतरीन डॉक्टर, टॉप डॉक्टर्स हमारे पास हैं, उनसे भी पूछ लूंगा मैं। मुझे जहां तक जानकारी है कि अगर आप संतुलित आहार लेते हैं और संतुलित व्यायाम करते हैं तो इससे इम्यूनिटी आपकी चरम पर रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा, मगर उससे पहले एक सवाल समीर जी आपसे, क्या वाकई आप सख्ती थोड़ी कम बरत रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, सवाल शक्ति का नहीं है अजय जी, सवाल लोगों के सहयोग का है, अपील का है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व है, देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है। उनकी अपील पर आज तक देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने सदैव सहयोग किया है, और आगे भी समीर जी, अभी लोगों को लगने लगा था पिछले कुछ दिनों से, ये बात सही है कि आप बाजारों में चले जाइए, आप बाहर निकलिए तो देखिए कि लोग अब लग रहा है कि भूल गए कि कोरोना भी था, या तो आज ही जा गए हैं। अब उनको लगता है कि ठीक है अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो आपको मार्केट में भीड़ दिखाई देता है, लोग लापरवाह हो गए हैं, मास्क को ठुड्डी तक पहनने लग गए हैं, वो हेलमेट वाला हाल हो गया मास्क का। कोरोना कम हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से,
माननीय मुख्यमंत्री जी की प्लानिंग से कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम हुआ था। ये फोरकास्टिंग थी कि ठंडक आने पर कोरोना एक बार बढ़ेगा सेकेंड स्टेज में, उसकी भी तैयारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। रोजाना टीम 11 की बैठक करके उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और हम कोरोना से बड़ी लड़ाई से भी लड़ने में कामयाब होंगे। ठीक है, और उत्तर ठीक है, तो अगर लग रहा है उनको महफूज रहेगी। अब मेजर साहब को लग रहा है कि आप सख्ती थोड़ी और बरतनी चाहिए, आपको विपक्ष ही कह रहा है कि नहीं आप और सख्त हुई, तो क्या बात है, सरकार को तो फिर तो ये ऐसा ही चाहिए सहयोग। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि मैं अगर स्टूडियो में आता हूं तो अपने इसके साथ आता हूं मास्क के, और यहाँ कैमरे के सामने क्योंकि कोई स्टूडियो में नहीं है यहाँ पर, तो मैं मास्क उतारता हूं। जैसे ही यहां से मैं निकलूंगा मास्क को पहनूंगा यूं और फिर जाऊंगा मैं बाहर, और इस अपने न्यूज़ रूम में भी मैं मास्क में ही घूमता रहूंगा, चाहे मेरा मेकअप खराब हो, ये मैं बता दूं आपको। तो इतनी आपको भी पाबंदी रखनी पड़ेगी। ये हेलमेट की तरह नहीं कि हम बाइक पे जा रहे हैं हेलमेट हाथ में लगा लिया, वैसे मास्क तो हम पहने हैं लेकिन यूं लगा के हम जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है फिर मास्क का। फिर आप भी एक्सपोज होंगे, खुद भी बीमार हो सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज निश्चल, एक बार मुझे जल्दी से आप बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, और मेजर आशीष चतुर्वेदी भी समझना चाहते हैं कि हाउ टू कीप आवरसेल्व्स फिट टू फाइट कोरोना। कोरोना से फाइट करने के लिए तब तक फिट कैसे रखें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर लोग पूछते हैं, उन्हें लगता है कि कोई दवाई खाने से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने से वो हेल्दी रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने भी कहा कि बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल, इससे ही आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट लेने से आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव नहीं होनी है। खाने का समय बिल्कुल सही होना चाहिए। जो हम ये फास्ट फूड खाते हैं, स्पेशली जो बच्चे और मिडिल एज के लोग हैं जो आते जाते अपना ब्रेकफास्ट मिस कर रहे होते हैं और फास्ट फूड पे रिलाई करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ये सारी चीजें जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती है। क्योंकि जो भी हमने जो देखा है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो ओबीज लोग हैं, उनमें बीमारी के बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ओबेसिटी जो है वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू जो हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और हम एनर्जी सप्लीमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, जो कि अच्छा तरीका नहीं है इम्यूनिटी इंप्रूव करने का। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और हर दिन एटलीस्ट आधे घंटे के लिए ब्रिस्क वॉकिंग की आदत आपको डालनी पड़ेगी। इसी से ही आप अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। राइट सर, राइट सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसका पालन करेंगे। कोरोना को हम फिर से एक बार मात देंगे, अब तक जैसे देते रहे हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है, हमारे साथ है और हर कदम उठा रही है, ये नजर आ रहा है। तो धन्यवाद आप सभी का। और अब जानते हैं इस वक्त की सभी खबरें मेरे सहयोगी दीपिका के साथ।